हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे पूरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इतने कम समय में 10,000 का आंकड़ा आपने क्रॉस करा दिया है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 लाख का भी आंकड़ा जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए। मैं पूरे लगन के साथ आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं और आप लोग भी मेहनत किया करिए। डेली पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। रिवीजन करने के लिए डेली आप सभी को PDF तो दिया ही जाता है। और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए ताकि हमारा मेहनत सफल हो जाए। एक भी कोई बच्चा अगर नीचे कमेंट करके बोल देगा कि सर हमने ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया है, हमारी नौकरी लग गई है, उसमें आपका भी कुछ प्रतिशत योगदान है, तो मैं मानूंगा कि मेरा ये पढ़ाना सफल हो जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर किया करिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एक फ्रीजियन कैप किस आगामी खेल के शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है? तो देखिए, एक फ्रीजियन कैप ये शुभंकर बना है 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों का। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2020 वाला ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में किया गया था पिछले साल, और 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, तो पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का मस्कट यानी शुभंकर बना है एक फ्रीजियन कैप। 2-3 बातें और ध्यान में रखिए। उसके बाद 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। अगले साल 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अभी देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन शुरू हो रहा है कतर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किस देश में होने वाले आम चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं? तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। ठीक है, और हाल ही में नेपाल में आम चुनाव होने वाला है, तो नेपाल में आम चुनाव के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेपाल की बात करें तो राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भी है। कौन सा संगठन है? ये है सार्क। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। देखिए, आम चुनाव भी होने वाला है। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। डॉक्टर CV आनंद बोस जो हैं ये केरला से बिलोंग करते हैं और इन्हें पहली बार किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। तो देखिए, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वे डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगे। तो इसे भी याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल बन गए हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। कौन सा शहर 17वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का मेजबानी कर रहा है? तो देखिए, फिक्की द्वारा उच्च शिक्षा समिट और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 17 नवंबर से शुरू हुआ है और 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम परिसर में। ठीक है, इस सम्मेलन का ये 17वां संस्करण है और इसका विषय है ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन एडवांटेज इंडिया। इस समिट का ये थीम है। फिक्की की बात करें तो भारत का ये उद्योग क्षेत्र का एक संगठन है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका गठन हुआ था 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है
वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा और फिक्की के डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला। नैसकॉम और आर्थर डी लिटिल के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार 5G टेक्नोलॉजी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान दे सकता है। अगर करेंसी में बात करें तो ये लगभग 180 बिलियन डॉलर का योगदान दे सकता है भारतीय जीडीपी में। कौन? 5G टेक्नोलॉजी। और किसने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है? नैसकॉम और आर्थर डी लिटिल ने। और इस रिपोर्ट का नाम है 5G अनफोल्डिंग इंडियाज एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 और फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा दोस्तों। भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है, यानी सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र ये प्रथम क्षेत्र है, द्वितीयक है या तृतीयक है? तो सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र का है। इसका अकेले योगदान 53.66% है। वहीं भारतीय जीडीपी में योगदान के मामले में दूसरे स्थान पे औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसका योगदान 31% है। तो इन आंकड़े को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नैसकॉम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो भारत में आईटी कंपनियों के लिए ये एक गैर लाभकारी संगठन है नैसकॉम। नैसकॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नैसकॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं देवजानी घोष और चेयरमैन हैं कृष्णन रामानुजम। किस भारतीय कंपनी ने मिस्र में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में 8 अरब डॉलर यानी 8 बिलियन डॉलर के ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? तो इस भारतीय कंपनी का नाम है रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड। इसने हाल ही में मिस्र यानी इजिप्ट में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में 8 बिलियन डॉलर के लागत से ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। मिस्र वही देश है जहां पर हाल ही में COP27 का आयोजन किया गया था। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का 27वां संस्करण मिस्र में ही आयोजित किया गया, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में। मिस्र की कैपिटल है काहिरा, इसे कायरो लिखा जाता है अक्सर इंग्लिश में। मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा मैडबोली। यहाँ की करेंसी है पाउंड, और पाउंड जो करेंसी है ये और भी देशों में चलती है, जैसे कि लेबनान, सूडान, साउथ सूडान, सीरिया और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, असम सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में असम की सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम है असम बाजरा मिशन, और इस मिशन का उद्देश्य राज्य में किसानों की आय को दोगुना करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बाजरा जो नाम देख रहे हैं, बाजरा को ही मोटा अनाज या फिर पोषक अनाज कहा जाता है। इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए बाजरा को पोषक अनाज कहा जाता है। इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत जो है बाजरे का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक पॉइंट्स और ध्यान में रखिए, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाएगा। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखा था 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए, जिसे यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ध्यान रखिए, 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। साइबर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है? तो डिजिटल शक्ति अभियान का 4था संस्करण लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर।
इस मिशन की शुरुआत की गई थी 2018 में, ठीक है। किस लिए? साइबर के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम चेयरमैन थी जयंती पटनायक। भारतीय सेना की पहली सोल्जर महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली सोल्जर महिला स्काई डाइवर बनी है लांस नायक मंजू। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में इन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और इस तरह से लांस नायक मंजू जो हैं ये भारतीय सेना की पहली सोल्जर महिला बन गई हैं जिन्होंने स्काई डाइव किया है। भारतीय सेना की बात करें, इंडियन आर्मी, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वैसे ब्रिटिश काल में इसका गठन हुआ था 1895 में। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सेना के चीफ हैं यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बी एस सराजू और वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, जो कि दूसरे नंबर के सीडीएस हैं भारत के। गृह मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में किस देश के नागरिकों ने सबसे अधिक दौरा किया? तो देखिए, गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2021 में भारत में कुल विदेशी आए 15.24 लाख और इसमें सबसे अधिक अमेरिका के थे। अमेरिका के अकेले इसमें 4.29 लाख पर्यटक थे जो भारत की यात्रा किए। वहीं दूसरे नंबर पे बांग्लादेश हैं। 2021 में बांग्लादेशी 2.4 लाख थे जो भारत का भ्रमण किए। अमेरिका की बात करें तो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नासा का मुख्यालय है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि अमेरिका के इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया गया? तो हर साल नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है 18 नवंबर को। 2022 का थीम है नेचुरोपैथी एंड इंटेग्रेटिव मेडिसिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस बार इस दिवस का ये थीम है। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2018 में। इस हिसाब से इस बार का ये 5वां संस्करण है इस दिवस का। केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के वर्तमान में डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रवर्तन निदेशालय का गठन हुआ था 1 मई 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और संजय कुमार मिश्रा इसके प्रमुख हैं यानी डायरेक्टर हैं। प्रतिवर्ष विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है 18 से 24 नवंबर के बीच में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 18 से 24 नवंबर के बीच विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और 2022 के सप्ताह का विषय है रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना यानी प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी समिट की मेजबानी की? तो देखिए दोस्तों, भारत और स्वीडन ने मिलकर हाल ही में COP27 के दौरान एक समिट का आयोजन किया। ये है लीड आईटी समिट, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। COP27 कहाँ पर आयोजित हुआ आप सभी को पता है, मिस्र के शर्म अल शेख में। स्वीडन की बात करें तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। देखिए दोस्तों, हर साल नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में ही दिया जाता है, ठीक है। और नोबेल में एक ही क्षेत्र ऐसा है जिसका पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज ओस्लो में दिया जाता है, बाकी के अन्य 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में दिए जाते हैं।
स्वीडन के वर्तमान में सम्राट हैं कार्ल 16वें गुस्ताफ। प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसोन। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडैग और यहाँ की करेंसी का नाम है स्वीडिश क्रोना। भारत में 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए यानी सिल्वर प्रदर्शनी के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस देश के कोल्डिंग संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए दोस्तों, 2023 में भारत में रजत प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सहयोग देश बना है डेनमार्क। ऑप्शन सी राइट आंसर। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ के सम्राट हैं मार्गरेथे द्वितीय। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सेन। यहाँ की संसद का नाम है फोल्केटिंग। देखिए दोस्तों, इन देशों का संसद और मुद्रा अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्वीडन की जो संसद है उसका नाम है रिक्सडैग। डेनमार्क की जो संसद है इसका नाम है फोल्केटिंग और डेनमार्क की जो मुद्रा है इसका नाम है स्वीडिश क्रोन। अभी हमने देखा है स्वीडन की जो करेंसी है उसका नाम है क्रोना, ठीक है। वहीं डेनमार्क की जो करेंसी है इसका नाम है क्रोन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।